Alright class, so today in secondary English we are going to discuss about another chapter and this is life in the universe. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक चैप्टर द लाइफ इन द यूनिवर्स जो आपके सेकेंडरी इंग्लिश के बुक में चैप्टर 10 है। और लाइफ मीन्स ज़िंदगी, यूनिवर्स मीन्स कायनात, ठीक है। जो कंप्लीट जो यूनिवर्स या कायनात जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद है। तो लाइफ इन द यूनिवर्स के मतलब होते हैं कायनात में ज़िंदगी, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली अ साइंटिफिक चैप्टर, ठीक है। और एक साइंटिफिक चैप्टर है जिसको लिखने वाले हैं J.A.V. बटलर। एंड J.A.V. बटलर वॉज एक्चुअली ही वॉज अ साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट थे। और इसी की तरह का एक और चैप्टर हमारे पास जो है वो मौजूद है सेकेंडरी इंग्लिश के अंदर, जिसका नाम है एन एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स बाय सर जेम्स जीन्स। तो जो सर जेम्स जीन्स का लिखा हुआ चैप्टर है एन एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और ये जो चैप्टर है लाइफ इन द यूनिवर्स, दे बोथ आर सेम, दोनों एक ही हैं, ठीक है। मतलब एक ही से मुराद ये है कि दोनों का थीम सेम है, जो बातें हैं जो दोनों के अंदर वो सेम की गई हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं इसमें बोर्ड पर, जिसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, जो कंप्लीट चैप्टर को आपके एक्सप्लेन करेंगे। सो no need to read the line by line translation of this chapter after the brief summary which I am going to give you, and approximate 30 to 45 minutes will be enough for this lecture. तो सबसे पहले तो अबाउट द ऑथर के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं जो लिखने वाले हैं मुसन्निफ है लाइफ इन द यूनिवर्स के। तो जॉन एल्फ्रेड वैलेंटीन बटलर, J.A.V. जो है ना, दिस इज एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म, J फॉर जॉन, A फॉर एल्फ्रेड, V फॉर वैलेंटीन एंड बटलर। तो जॉन एल्फ्रेड वैलेंटीन बटलर, सो ही वॉज एक्चुअली द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। FRS और DSC, ये बुक में ये लिखा होगा इनके नाम के साथ। FRS के क्या मतलब होता है? FRS के मतलब होते हैं फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी विच इज़ इन लंडन। तो FRS की फुल फॉर्म होती है फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। तो रॉयल सोसाइटी इंग्लैंड के अंदर मौजूद है, जो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बैक बनाया गया था उसको। और बड़े बड़े जितने दुनिया के साइंटिस्ट हैं, सर आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सारे फेलो थे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के, ठीक है, जो कि किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड के अंडर में चला करता था। तो जिन भी साइंटिस्ट के नाम के आगे FRS लिखा होता है, उसका मतलब दे आर द फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी लंदन, ठीक है। और मोस्ट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट जो है ना वो इसके फेलो होते हैं। और साथ में इनके पास जो डिग्री थी वो DSc की थी। DSc इज़ व्हाट? DSc इज़ एक्चुअली डॉक्टर ऑफ साइंस, उसको हम डॉक्टर ऑफ साइंस कहते हैं। किसी इंसान ने अगर PhD साइंस के अंदर किया तो फिर वो DSc डिग्री कहलाती है। जैसे एक है ना, सबसे पहले अभी जैसे आप इंटर में हैं तो अभी आप कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड FSc। अभी आप FSc में, FSc की फुल फॉर्म क्या होती है? अभी आप FSc में ना, FSc प्री इंजीनियरिंग, FSc प्री मेडिकल, FSc में F क्या होता है? ये पता है किसी को? व्हाट इज दिस F इन FSc? सुना तो बहुत होगा FSc। ये F क्या है? नहीं पता किसी को? पढ़ ही रहे हो, यही नहीं पता। तो दिस इज एक्चुअली फ्रेशमैन ऑफ साइंस, क्योंकि फ्रेशली अभी आप स्टार्ट किया ना साइंस को पढ़ना आपने, तो फ्रेशमैन ऑफ साइंस कहलाता है ये, ठीक है। FSc के बाद फिर आप करते हैं BSc का तो सभी को पता है, B इज बैचलर्स, दिस इज बैचलर्स ऑफ साइंस। BSc करने के बाद फिर आप करते हैं MSc इज एक्चुअली मास्टर्स ऑफ साइंस, ठीक है। फिर उसके बाद MPhil और PhD मिलाकर इंग्लैंड में होता था DSc इज एक्चुअली कॉल्ड डॉक्टर ऑफ साइंस। हमारे यहाँ वैसा नॉर्मली DSc की वजह MPhil PhD कर रहे होते हैं, ठीक है। तो FSc, BSc, MSc, DSc इस तरह से फील्ड चलती है। अभी आप FSc में, फिर उसके बाद BSc का में जाएंगे, फिर MSc में जाएंगे, फिर DSc होती है फाइनली, ठीक है। तो इन्होंने DSc करके रखा था, तो दैट्स वाई डॉक्टर ऑफ साइंस इनको हम कह सकते हैं। इनकी डिग्री है ये जो साथ में मेंशन हुई है। बॉर्न इन 1899, 1899 में इनकी पैदाइश हुई। और रॉकफेलर फेलोशिप उनको मिली यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन USA में। तो USA में एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन के नाम से, वहाँ पर उनको रॉकफेलर फेलोशिप मिली। मतलब वहाँ से उन्होंने PhD किया यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फेलोशिप कहते हैं, एक तो फेलोशिप के मतलब होता है कि स्कॉलरशिप टाइप का होता है, लेकिन PhD के लिए जब स्कॉलरशिप मिलती है ना, इसको फेलोशिप कहा जाता है, ठीक है।
जहाँ पर क्या होता है कि आप एज आ टीचर आप पढ़ा भी रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में और साथ में PhD भी आपको ऑफर हुई होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड फेलोशिप। तो फेलोशिप उनको मिली थी यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन USA में, और इस फेलोशिप का नाम था रॉकफेलर फेलोशिप। रॉकफेलर जो है वो असल में एक शख्स थे, एक एंटरप्रेनर कह लें इनको, अ वेरी रिच मैन, जो कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखते थे। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द फाउंडर और द ओरिजिनेटर ऑफ या न्यूयॉर्क सिटी। रॉकफेलर इनका नाम था। काफ़ी अमीर थे इन्होंने, फिर वहीं पेट्रोलियम कंपनी भी बड़ी खोली। एक यहूदी थे। तो जिस तरह से गोल्ड स्मिथ फैमिली यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है, गोल्ड स्मिथ फैमिली या रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो मशहूर है, इसी तरह रॉकफेलर फैमिली बहुत मशहूर है ज्यूश फैमिली के अंदर, जो बहुत ज़्यादा अमीर फैमिलीज़ हैं। तो रॉकफेलर फेलोशिप उनको मिली थी यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंसटन में, एंड ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। और वो एक प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो पढ़ाया करते थे यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को। तो ये तो अबाउट द ऑथर, आपको मैंने कुछ बात बताई जो J.A.V. बटलर के बारे में, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। अब आज इस चैप्टर के अंदर बात की गई है लाइफ इन द यूनिवर्स के अंदर, ज़िंदगी में मौजूद, मतलब कायनात में मौजूद ज़िंदगी के बारे में इसके अंदर बात की गई है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक होता है अगर इसको पढ़ने पे आए तो, और छोटे बड़े सब बड़े जो है वो कंसंट्रेशन के साथ इस टॉपिक को समझते हैं कि इट इज़ दिस चैप्टर इज़ रिगार्डिंग द लाइफ इन द यूनिवर्स, कि एक तो लाइफ इन द यूनिवर्स, कायनात में ज़िंदगी, हमारी अर्थ के अंदर वी आर लिविंग, एंड यहाँ पर एक ज़िंदगी है। क्या इसके अलावा भी कोई और ज़िंदगी की पॉसिबिलिटी है, या जिसको हम कह सकते हैं कि एलियन लाइफ या खलाई मखलूक, दैट इज़ कॉल्ड, क्या उसकी भी कोई एंटिटी है, क्या उसकी भी कोई आइडेंटिटी है, क्या वो भी मौजूद है। लेकिन बचपन से हर एक बच्चे को, चाहे वो पढ़ने वाला बच्चा हो क्लास का, वो चाहे ना पढ़ने वाला हो, लेकिन ये एक सवाल उसको झंझोड़ता है कि एलियन लाइफ है कि नहीं है। सिर्फ ये नहीं कह रहा जो स्कूल के टॉपर्स हैं वो सिर्फ सोचते हैं, बल्कि एक आम इंसान भी ये सोच रहा होता है राह चलता हुआ कि खलाई मखलूक है कि नहीं है। ठीक है, मूवीज़ वगैरह में तो हम देखते रहते हैं, कार्टून्स के अंदर वो दिखाते रहते हैं कि मार्स से कोई मखलूक आ गई है, खलाई मखलूक, और उसने दुनिया में आकर तबाही मचा दी है। साइंस फिक्शन मूवीज़ वगैरह के अंदर आपने देखी होंगी, ख़ास तौर पे हॉलीवुड फिल्मों में तो ज़्यादातर यही होता है कि खलाई मखलूक आ जाती है मारने के लिए किसी लोगों को। बाकी नॉर्मली आप इंडियन मूवीज़ में भी देखा होगा, PK मूवी जिस तरह से, उसमें आमिर खान एक वो एलियन बन के आ गए थे किसी और प्लेनेट से। तो दैट इज़ हाउ के मतलब एक इंटरेस्टिंग सा सवाल होता है कि आइदर कि फिल्मों में तो है, कार्टून्स में है, ठीक है मान लिया, बट आइदर इट इज़ पॉसिबल इन रियल लाइफ और नॉट। दिस इज़ द मेन क्वेश्चन विच इज़ अराइज बाय J.A.V. बटलर इन दिस चैप्टर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं, मैंने अलग अलग निकाले हैं, तो उसको रीड आउट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्स वॉज नॉट डिज़ाइन फॉर लाइफ। हमारी इस कायनात को हमारी लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। एक पॉइंट यहाँ पर रेस करते हैं कि जब यूनिवर्स को हम देखते हैं तो यूनिवर्स बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने बनाई है। अल्लाह ताला ने, अलमाइटी गॉड हैज़ क्रिएटेड अ वेरी वास्ट यूनिवर्स, जिसमें हमारे जो प्लैनेट अर्थ है वो एक डॉट की तरह है, और यूनिवर्स आपको पता है प्लैनेट अर्थ से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। कितनी ही गैलेक्सीज़ हैं, कितने ही स्टार्स हैं, जिनकी जो मतलब कि आप मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स भी अगर आप पार कर लें, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स के फासला भी आप तय कर लें, तो उसके बावजूद यूनिवर्स ख़त्म नहीं होती। तो उसका मतलब ये हो गया कि इतनी बड़ी कायनात बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। अगर ज़िंदगी को ही इस कायनात में रखना था, इंसानों की ज़िंदगी को, जैसे हमारी ज़िंदगी को, तो बस अल्लाह ताला को एक अर्थ बनाना था, बस और कुछ नहीं बनाना था। इतने स्टार्स बना दिए, इतने गैलेक्सीज बना दी, इतना ज़्यादा कॉन्स्टेलेशंस बना दिए, क्यों बना दिए? जब हम देखते हैं ना कि इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं और इतने स्पेसेस हैं दो स्टार्स के बीच में, यकीनन आपने एस्ट्रोनॉमी में पढ़ा होगा, तो यकीनन ऐसा क्यों था? ये तो ये यूजलेस एक तरह से वेस्ट ऑफ स्पेस इसको हम कह सकते हैं जो कि मौजूद था। तो ये क्यों बना दिया गया? इसको तो बनाने का कोई नॉर्मली हमारे जहन से तो मकसद नहीं दिखता कोई ऐसा। तो फर्स्ट पॉइंट यही अराइज करते हैं कि यूनिवर्स वॉज नॉट डिज़ाइन फॉर लाइफ, कि इस यूनिवर्स को अगर हम सोचें कि हमारे ज़िंदगी के लिए पैदा किया गया, जस्ट कि हम यहाँ पर आकर रहें सिर्फ, तो यकीनन ये तो अजीब सी बात हो जाती है। इतने बड़ा यूनिवर्स क्यों बनाया गया? अगर हम ये कहें कि इंसान ही सिर्फ बसते हैं इस दुनिया में, सिर्फ इंसान बसते हैं, तो इंसानों के बसने के लिए तो बहुत बड़ी जगह है। अगर एक अकेला इंसान किसी एक घर में रहना चाहता है तो वो कितने कमरे का घर बनाएगा? 1 कमरे का, 2 कमरे का, 4 कमरे का, 10 कमरे का, 20 कमरे का घर बना लेगा वो अकेला इंसान रहने के लिए। लेकिन अगर हम ये बोले कि नहीं भाई 50,000 कमरों का घर एक बंदे ने बना लिया, अकेले रहेगा, तो ये तो वेस्ट ऑफ एरिया है कह सकते हैं। वो तो घूम भी नहीं पाएगा इतने कमरों में एक घर के अंदर। सिंपल सी बात है ना। तो अगर हमारी दुनिया में ही लोगों को बसाना था, लाइफ सिर्फ यहीं पर पॉसिबिलिटी थी, तो उसका मतलब तो ये अजीब सी सिचुएशन थी। वो एक है ना, एक कोटेशन एक होता है कि आइदर वी आर अलोन और वी आर नॉट अलोन इन दिस यूनिवर्स, बोथ आर
वेरी स्ट्रेंज फैक्ट्स कि इस पूरे कायनात में हमारा अकेला होना, ये भी अजीब सी बात है कि इस पूरी कायनात में हम अकेले ही क्यों यहाँ पर अर्थ में बसे हैं। अजीब सी बात है। तो इतनी सारी वेस्ट में बना हुआ है, और अगर हम अकेले नहीं हैं, हमारे अलावा कोई और भी एलियन लाइफ है, तो ये भी अजीब सी बात है। दोनों बातें अजीब है। हमारा अकेला होना भी अजीब है और हमारा अकेला ना होना भी इस यूनिवर्स में अजीब है। दोनों भी चीज़ें आपको अमेज करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। समझ में आ गई बात। फर्स्ट पॉइंट कि यूनिवर्स ऑल्सो डिजाइन फॉर लाइफ के क्या मतलब है कि लाइफ लाइक अस भी लिख देते हैं कि हमारी तरह की ज़िंदगी के लिए सिर्फ नहीं डिज़ाइन की गई थी। सेकंड पॉइंट, लाइफ लाइक आवर्स इज ओनली सुटेबल ऑन अर्थ ड्यू टू सुटेबल कंडीशंस। हम जो ज़िंदगी जीते हैं ना, वो ज़िंदगी सिर्फ अर्थ में, जो थर्ड प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है, इसी में सिर्फ पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास सूटेबल कंडीशंस हैं। हमारी एक लाइफ है, जिस तरह हम जीते हैं, हमें वाटर की नीड है, हमें ऑक्सीजन गैस की नीड है, इंसानों को, हमें यहाँ जानवर जी भी मौजूद है जितने भी, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, जितने भी जानवर हैं। तो वो सिर्फ अर्थ के अंदर जो है ना, वो पॉसिबिलिटी है, एक सुटेबल कंडीशन अर्थ में मौजूद है। क्योंकि हम एक सोलर सिस्टम के गिर्द हैबिटेबल जोन एक हमारे पास होता है, हैबिटेबल जोन, जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? जिसमें एक ऐसी पोजीशन जहाँ पर वाटर इज लिक्विड, वाटर जो है ना वो लिक्विड स्टेट में अवेलेबल हो, दैट इज कॉल्ड हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन। तो गोल्डीलॉक्स जोन या हैबिटेबल जोन में सिर्फ जो है लाइफ की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब जैसे कि जहाँ पर वाटर लिक्विड स्टेट में मौजूद हो। अब अर्थ सूरज से ऐसे ख़ास डिस्टेंस पर मौजूद है कि वो ना तो पानी या टेम्परेचर ना तो इतना ज़्यादा हाई है कि पानी उबल जाए, एवोपरेट हो जाए, और ना इतना कम है कि पानी जम जाए। अब अगर हम अपने पिछले प्लैनेट आ जाए, वीनस में आ जाए, सेकंड प्लैनेट है, इतनी गर्मी वहाँ पर है कि पानी एवोपरेट हो जाएगा। और हम अपने अगले प्लैनेट में आ जाए, फोर्थ प्लैनेट में, दैट इज़ कॉल्ड मार्स। मार्स में इतनी ठंडक है कि वहाँ पर पानी जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। तो उसका मतलब कि ना ही वीनस में ना ही मार्स में कहीं पर भी लाइफ पॉसिबल नहीं, और बाकी मरकरी और कहीं और तो हो ही नहीं सकती। तो अर्थ में क्यों पॉसिबल है? क्योंकि अर्थ एक हैबिटेबल जोन में वाक़ है, सूरज के गिर्द एक परफेक्ट एक डिस्टेंस है जहाँ पर पानी लिक्विड स्टेट में होता है हमारे पास। अगर हम थोड़ा सा आगे चले जाए तो पानी जम जाता है, और सूरज से थोड़ा करीब आ जाए तो पानी उड़ जाता, एवोपरेट हो जाता। तो ये हमारी तरह की ज़िंदगी सिर्फ अर्थ में सूटेबल है बस, और कहीं नहीं है। सोलर सिस्टम पे तो और कहीं लाइफ प्लूटो तक हमें नहीं मिली, और उसके आगे तक भी। अच्छा, प्लैनेट सिर्फ एक तो नहीं है, प्लैनेट्स बहुत सारे हैं। हर स्टार के गिर्द प्लैनेटरी सिस्टम होते हैं। जैसे हमारा सन एक स्टार है, सन इज अ स्टार, तो सन के गिर्द हमारे पास प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, है ना, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। सिंस बिल्कुल इसी तरह से देयर आर अदर डिफरेंट प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, बिकॉज जितने भी स्टार्स आपको दिखते हैं ना, तमाम के गिर्द प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन वो हमें दिखते नहीं, चूँकि वो काफ़ी दूर है हमसे। तो क्या पता उनमें कहीं पर लाइफ पॉसिबिलिटी हो। हम अपने सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर अर्थ के अलावा हमें कहीं और किसी और प्लैनेट में नहीं मिलती। लेकिन बाकी जो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं यूनिवर्स में, जितने ज़मीन में ज़र्रात ग्रेन्स ऑफ सैंड नहीं है, उससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने क्या किया है, स्टार्स बनाए आसमानों में। तो क्या पता कि वहाँ पर कहीं पर उसमें से कोई लाइफ हो, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चूँकि हम तो उसको देख ही नहीं पाए ना अब तक, कि उन स्टार्स को और उन प्लैनेट्स को हम नहीं देख पाए, ऑब्जर्व नहीं कर पाए। तो क्या पता कोई ऐसे ही और प्लैनेट्स हो जहाँ पर लाइफ मौजूद हो। जैसे कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि और हमने है नबी, हमने आपको सारे जहानों के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, जो एक आयत है कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो तमाम जहानों से मरा तमाम दुनियाओं के लिए। तो इसका मतलब कुरान पाक भी आपको एक वाइटल एविडेंस देता है कि जहान और भी हैं, तमाम जहानों के लिए तभी नबी को रहमत बनाया गया, सिर्फ हमारे जहान के लिए नहीं बनाया गया। ठीक है, तो हम इस तरह के पॉइंट्स कुरान पाक से भी निकाल सकते हैं जो कुरान हमें बताता है अबाउट द एलियन लाइफ एंड दिस थिंग। तो प्लैनेट्स किस तरह से बनते हैं? तो दो साइंटिस्ट हैं, हॉयल और लिटिलटन। हॉयल और लिटिलटन ने कहा था कि प्लैनेट्स आर क्रिएटेड बाय सुपरनोवा एक्सप्लोजन। प्लैनेट्स सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बनते हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन किसे कहते हैं? लाइक जिस तरह से एक इंसानों की एवोल्यूशन होती है ना, ह्यूमन बीइंग की एवोल्यूशन होती है कि हम के बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं। उसी तरह से स्टेलर एवोल्यूशन भी होती है। स्टेलर एवोल्यूशन क्या होती है? द एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स की एवोल्यूशन। स्टेलर एवोल्यूशन मतलब तारे भी बनते हैं। सबसे पहले स्टार्स नेबुला होते हैं, गैस के बादल होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम के। जब वो, इसको नेबुला कहा जाता है। नेबुला इज एक्चुअली दे आर द क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो जब वो डेंस होते हैं, जब करीब आते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच टू एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल एटम लिबरेटिंग एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी।
ठीक है, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉम्ब जिसको हम कहते हैं। तो आपस में जब हाइड्रोजन के एटम्स मिलते हैं तो फिर न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और फिर हीट एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है, तो वो पहले छोटा स्टार बन जाता है, उसको प्रोटो स्टार कहते हैं। फिर प्रोटो स्टार के बाद जब वो थोड़ा और बड़ा होता है स्टार, तो वो येलो डवार्फ बन जाता है, जैसे सूरज है, दिस इज़ येलो डवार्फ। उसके बाद और ज़्यादा अगर वो जलेगा तो जलने पर क्या होता है कि जब वो अपने सारे फ्यूल ख़त्म कर देता है और उसके न्यूक्लियस के अंदर कार्बन की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है सेंटर में, स्टार के कोर में उसके, तो वो फूल कर बड़ा हो जाता है और वो बन जाता है रेड जाइंट या रेड सुपर जाइंट बन जाता है। फिर रेड सुपर जाइंट बनने के बाद जो वो मतलब जैसे सूरज का से इतना है ना, तो फूल कर वो इतना बड़ा हो जाएगा आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स। तो उसके बाद क्या होगा कि वो धमाके से फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, उस धमाके से वो फटेगा। और जो स्टार जो आखिरी में फाइनली जो उनकी डेथ होती है ना, स्टार्स की जो डेथ होती है, डेथ ऑफ अ स्टार, तारे की जो मौत होती है, वो बड़े बड़े धमाके से होती है। और जब वो ब्लास्ट होता है ना, तो उसके अंदर से कोर में से बहुत सारी चीज़ें इधर उधर बिखर जाती हैं, तो उन्हीं में से कुछ प्लैनेट्स भी फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट हैं हॉयल और लिटिलटन, इन्होंने बताया था कि प्लैनेट्स क्रिएट होते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन से। सुपरनोवा एक्सप्लोजन क्या है? इट इज एक्चुअली द डेथ ऑफ स्टार, तारे जो मरते हैं स्टार्स, रेड सुपर जायंट बनने के बाद जो उनका ब्लास्ट होता है, दिस इज कॉल्ड सुपरनोवा। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नतीजे में क्या होता है, हमारे पास प्लैनेट्स भी फॉर्म होते हैं और उसी सुपरनोवा के सेंटर से, कोर से क्या होता है कि मेटल्स निकलते हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, सारे एलिमेंट्स निकलकर यूनिवर्स में हर तरफ स्कैटर होते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी गोल्ड लोहा आपको दिखता है जो ज़मीन पर मौजूद है, जिस लोहे से हम डिफरेंट चीज़ों को बनाते हैं, वो सब का सब स्टार के कोर से ही आया है। ठीक है, जैसे सूरह हदीद के अंदर कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि और हमने आसमान से लोगों पर लोहा नाजिल किया और जिसमें बेशुमार फ़ायदे हैं इंसानों के लिए। तो अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है कि आसमान से हमने लोहा तुम पर ज़मीन पर उतारा। और आसमान से कैसे उतारा? स्टार्स के सुपरनोवा एक्सप्लोजन से। तभी तो कुरान पाक को नुस्ख़ा कीमिया कहा जाता है। ठीक है, द स्क्रिप्चर ऑफ केमिस्ट्री। अगर समझे तो, नहीं समझे तो फिर मुर्दा बख्शने की किताब है और कुछ नहीं, मर गया तो बख्श दो। अगर समझने पे आए तो केमिस्ट्री की किताब है। ठीक है, अगर समझने पे आए, बदकिस्मती समझते नहीं है तभी हम इस हाल में। तो हॉयल और लिटिलटन, ठीक है, ये उन्होंने कहा था कि प्लैनेट्स कैसे तख्लीक किए जाते हैं? सुपरनोवा एक्सप्लोजन से। सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और स्टार्स और प्लैनेट्स बनते हैं। तो प्लैनेट्स इस तरह से देखा जाए तो कितने ही सारे तारे आसमान में हैं जो ब्लास्ट होंगे और उनसे प्लैनेट्स की फॉर्मेशन होगी, तो बिलियंस ऑफ स्टार्स होंगे और बिलियंस ऑफ, और उसके बाद ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स होंगे जिनकी पॉसिबिलिटी होगी। बात समझ गया वाला पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लाइफ ऑफ डिफरेंट फॉर्म कैन बी पॉसिबल एल्सवेयर इन यूनिवर्स। तो दूसरी और तरह की जिंदगी कायनात में कहीं और पे पॉसिबल हो सकती है इस तरह से। हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि एलियन लाइफ नहीं है, क्योंकि हमने कौन सा पूरी कायनात को देखा है? हमने तो 1% कायनात भी अब तक देखा नहीं है, यूनिवर्स को नहीं देखा। अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजा गया है जिससे हम थोड़ा सा और, जेम्स वेब टेलीस्कोप एक टेलीस्कोप है, स्पेस टेलीस्कोप, लास्ट मंथ ही उसको नासा ने रिलीज़ किया, तो वो उसके थ्रू हम डिफरेंट और पोर्शंस को देख सकते हैं यूनिवर्स के। लेकिन वो भी हम 1% से 2% पे चले जाएंगे बस, लेकिन 98% फिर भी हमारे आंखों से उजल जाएगा। तो हमने तो देखा ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एलियन लाइफ नहीं है? क्या पता कहीं पर एलियन लाइफ मौजूद हो। हम ना तो परफेक्शन के साथ कह सकते हैं है, क्योंकि हमने प्रूफ नहीं है हमारे पास कोई, वरना हम ये कह सकते हैं कि नहीं है, इसका भी प्रूफ नहीं है, कौन सा हमने देखा है हर तरह। तो दोनों चीज़ें, मतलब इसमें यस और नो दोनों कहना ना जल्दबाजी होगी, इसलिए हम कुछ अभी नहीं कह सकते। इसके लिए इट विल टेक सम टाइम, वक्त लगेगा इस चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए। तो ये चीज़ है कि ज़िंदगी कहीं और पॉसिबल हो सकती है। और हम ज़िंदगी जब सोचते हैं ना, तो हम ज़िंदगी हमारी तरह ही क्यों हो, मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ भी तो हो सकती है, लाइफ ऑफ डिफरेंट फॉर्म भी तो हो सकती है। मतलब वो तो हम इंसान हैं, जब हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमारे लंग्स हैं और हमें ऑक्सीजन चाहिए, इनहेल करेंगे रेस्पिरेशन के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे, हमें पानी चाहिए मेटाबॉलिज्म को कायम रखने के लिए। बट एलियंस के लिए तो क्या पता एलियन लाइफ ऐसी हो, फॉर्म हो जिसको नहीं चाहिए ऑक्सीजन, जिसको नहीं चाहिए वो पानी, जो किसी और चीज़ के थ्रू गुजारा करते हो। ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि एलियन लाइफ, हम क्यों सोचते हैं कि एलियन हमारी तरह ही होंगे, उनका लंग्स होंगे, उनके हार्ट होंगे, उनके इंटेस्टाइन होंगे, उनके ज़बान, उनके दिमाग होंगे, क्या पता वो अलग तरह से जीते हों, क्या पता वो रोशनी से अपनी एनर्जी पूरी कर लेते हो सकता है ना भाई। हम जब एलियन लाइफ सोचते हैं तो हम हमेशा अपने आप को सामने रखकर सोचते हैं कि यार वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं है, तो वहाँ लाइफ कैसे होगी? तो लाइफ किसी और तरह की भी तो हो सकती है। जैसे मुख्तलिफ, अगर आप मार्स में भी जाते हैं तो आपको उसके ज़मीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह, तो वो भी तो लाइफ ही है जो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो लाइफ डिफरेंट फॉर्म की भी हो सकती है। बहुत सारे वायरसेस होते हैं, उनको ऑक्सीजन की नीड नहीं है अपने आप को आगे कायम रखने के लिए। ठीक है, समझ की बात? तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी। ठीक है, हम इसको 100% डिनाई नहीं कर सकते।
कि ऐसा है कि नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट लोग डिफरेंट काम करते हैं जिस पर वो बेस करते हैं ना। जैसे आपने स्पेस प्रोब्स देखा होगा, स्पेस प्रोब किसे कहा जाता है कि स्पेस पर कोई जो है ना वो हम एक लॉन्च कर देते हैं, कोई रॉकेट टाइप का, और वो सीधा जाते ही रहता है और डिफरेंट प्लैनेट से वो गुजरते रहता है। तो उसमें से बहुत सारे स्पेस प्रोब जो है ना नासा ने जो है वो भेजे, इनमें से वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, न्यू होराइजन्स, बहुत सारे स्पेस प्रोब है। सबसे मशहूर वॉयेजर था, वॉयेजर 1 जो भेजा गया। तो वॉयेजर 1 जो भेजा गया था ना, तो उसके साथ उसमें एक डिस्क लगाई गई थी, CD, मतलब एक बड़ा सा मतलब एक टाइप का एक समझ लो शटल था वो, और उसमें एक डिस्क हमने लगा दी थी ना बाहर उसके, और उसको ज़मीन से लॉन्च कर दिया था। फिर वो तमाम प्लैनेट्स को पार करते हुए गुजरा, मतलब मार्स, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। उसमें वो भी लगाया हुआ था कैमरा जो तस्वीरें खींचकर नासा को भेजता रहता था, जिसको आज हम देखते हैं ना टीवी वगैरह पे, करीब से सैटर्न, जुपिटर के मून्स दिखा रहे हैं, करीब से सैटर्न के रिंग्स दिखा रहे हैं। तो वो हमने ज़मीन से थोड़ी ना खींचा, वो तो यही स्पेस प्रोब खींचते हुए गया था तस्वीर सामने से उसके। तो वो तस्वीर हमें आज वॉलपेपर में दिखी हुई दिखती है मोबाइल के इधर उधर। तो वो तस्वीरें खींचते हुए गया था ना, तो वो आगे गया। फिर प्लूटो के आगे जब वो गया तो टर्मिनेशन शॉक लग गया उसको। टर्मिनेशन शॉक का मतलब क्या होता है कि सूरज जो सोलर पावर से चलता था ना वो, तो सोलर पावर उसकी जो है वो ख़त्म हो गई, सूरज की रोशनी उसके बाद नहीं पहुंचती खास पॉइंट तक पहुंचने के बाद, तो उसके बाद वो डेड हो गया, मतलब सिग्नल अब वो नहीं भेज सकता, लेकिन जा रहा है वो आगे, क्योंकि वैक्यूम में कोई चीज़ रुकेगी नहीं। न्यूटन के लॉज वहाँ पर फेल हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर बॉडी कंटिन्यूज द स्टेट ऑफ मोशन, क्योंकि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स कोई है ही नहीं वहाँ पर। वैक्यूम पे तभी तो चीज़ें दिखते हैं कि भाई कि सीधी जाती रहती है, बस रुकती नहीं है। हमारे इसलिए रुक जाती है कि प्रेशर है, ग्रेविटी है, फ्रिक्शन है, इन सब चीज़ों की वजह से। तो वहाँ पर डिस्क एक लगा दी गई। डिस्क के अंदर क्या है, गोल्डन डिस्क उसको कहते हैं, कि उसके अंदर डिस्क को अगर उसको प्ले किया जाएगा ना, तो उसके अंदर पता लगेगा कि हमारी लोकेशन क्या है, ये स्पेस प्रोब कहाँ से आया है, हम लोग कौन हैं, हम लोग किस तरह की ज़बान बोलते हैं, हम लोग कैसे रहते हैं, डिफरेंट, और अस्सलाम वालेकुम, मतलब डिफरेंट तरह से ना सलाम किए, हेलो, अस्सलाम वालेकुम तक उसके अंदर है, मतलब अलग अलग ना ऑडियो उसमें क्लिप्स चली हुई हैं। अगर ये किसी ऐसे प्लेनेट के सामने से गुजरे प्रोब जहाँ पर एलियन लाइफ हो, और वो इतनी इंटेलिजेंट हो कि वो इस स्पेस प्रोब को कैप्चर करके अपने पास रख ले, तो कम से कम उन्हें पता लग जाए कि हम कौन हैं, और हमने ये मैसेज भले 1000 साल बाद, कितने सालों बाद हमने भेजा वो, तो कहाँ से आया ये मैसेज। मतलब नासा ने इस पर अच्छा खासा काम किया हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारे एलियन कॉन्टेक्ट हमारा हो तो हम उनको देखें। ठीक है, तो हो सकती है पॉसिबिलिटी, मतलब है, मैंने ये नहीं कह रहा किसी ने ढूंढ लिया उसको और निकाल लिया और हमसे कांटेक्ट कर लिया, कि वो जैसे ना जादू वाली मूवी थी, तो वो तो मूवीज़ के अंदर होता है ना ऐसा, क्या नाम था उस मूवी का, कोई मिल गया, ठीक है, तो वो तो एक मूवी है कि वो बजाया उसने, वो फिर वहाँ से मैसेज आ गया, तो फिर पता लगा एलियन लाइफ है, UFO में आकर बैठ कर आ गए। बट ऐसा सिर्फ मूवीज़ में अब तक हुआ है, रियलिटी में अभी तक पॉसिबिलिटी उसकी नहीं हुई है। ठीक है, फॉर नोइंग लाइफ वी नीड टू लुक एट माइक्रोसिज्म इंस्टेड ऑफ मैक्रोकोज्म। लाइफ को जानने के लिए ना हमें माइक्रोकोज्म को देखना पड़ेगा। माइक्रो मीन्स होते हैं स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ों को देखना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ मैक्रोकोज्म। मैक्रो मतलब होता है बिग थिंग्स, बड़ी चीज़ें। मतलब अगर ज़िंदगी के बारे में जानना है ना, तो बड़ी चीज़ों को ना देखें, आप गैलेक्सीज और यूनिवर्स से हम बाहर निकलें और छोटी चीज़ों को देखें, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखें, तो उनको जब हम समझेंगे ना, तो फिर हमें लाइफ के बारे में ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो जैसे कि रॉबर्ट हुक ने किया, रॉबर्ट हुक वॉज अ साइंटिस्ट, आप जानते होंगे कि इनको, रॉबर्ट हुक बायोलॉजी में पढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व माइक्रोब्स, उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था थ्रू माइक्रोस्कोप। सेल को भी डिस्कवर किया था, अगर आपने बायोलॉजी में पढ़ा है तो, सेल का डिस्कवरर था रॉबर्ट हुक। तो उसने माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल्स को डिस्कवर किया था, डिफरेंट और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको भी उसने ऑब्जर्व किया था। तो हमें उसी की तरह से छोटी चीज़ों पर हमें आना पड़ेगा। फिर इसी चैप्टर में आगे ये बताते हैं अबाउट यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि कुछ तो सिंगल सेल्ड स्पीशीज़ होती हैं। अच्छा, ये हमें इसलिए आसान लगेगा ना, क्योंकि ये जो सेकेंडरी इंग्लिश है ना, ये इंजीनियरिंग मेडिकल वाले वो पढ़ते ही हैं, साथ में ये कंप्यूटर साइंस वाले और आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी पढ़ते हैं। तो लेकिन तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी चूँकि ये पढ़ते हैं, तो फिर उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी नहीं हो सकती हैं कि अभी कि ये क्या है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। पर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है उसको पढ़ना, ये तो हम 9 में पढ़ के आ चुके होते हैं। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल्ड स्पीशीज जैसे बैक्टीरियाज वगैरह, प्रोटोजोआ वगैरह, और मल्टीसेलुलर मीन्स कलेक्शन ऑफ मैनी सेल्स, जैसे इंसान हो गए और डिफरेंट एनिमल्स हो गए। तो ये तो हमें पता है कि डिफाइन करने की जरूरत नहीं कि व्हाट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। 500 BC में, 500 BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, दो तरह के कैलेंडर होते हैं, एक AD होता है, एक BC होता है। अभी जो कैलेंडर हमारे चल रहे हैं वो AD है। AD मीन्स व्हाट,
एडी मीन्स व्हाट? एडी के क्या मतलब होते हैं? एनो डोमिनाई, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत के बाद से कैलेंडर हमारे पास स्टार्ट हुआ, जिसको एडी कैलेंडर कहा जाता है। तो अभी हम 2022 एडी चल रहे हैं ना, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए 2022 साल हो गए, इसका मतलब ये होता है। 2022 का मतलब होता है 2022, जो आप लिखते हैं ना कॉपी में साल, तो ये साल क्या बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम इतना साल पहले पैदा हुए थे, 2022 साल पहले एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे वो तो शायद हमें इतना अंदाज़ा नहीं हो, हमें जोड़ना पड़ेगा। बीइंग अ मुस्लिम में हमें नहीं पता, बिकॉज हम वो कैलेंडर फॉलो नहीं करते, बट हमें ये पता होना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए थे, क्योंकि वो कैलेंडर हमारे यही बता रहा होता है। ये शुरू ही ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से हुआ, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हुआ। तो लेकिन क्या ईसा अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया नहीं थी क्या? दुनिया तो उससे पहले भी थी। मूसा अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, ये सब भी तो दुनिया ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के हैं ना, बहुत पहले के। तो उस वक्त जो कैलेंडर था, उस वक्त के डेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? BC, बिफोर क्राइस्ट, कबले मसीह उर्दू में लिखते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। तो 500 BC में, 500 बिफोर क्राइस्ट में, ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से 500 साल पहले एक ग्रीक फिलोसोफर था, यूनानी फ़लसफ़ी था, जो चूँकि BC में आप जानते हैं ज़्यादातर ग्रीक फिलोसफर्स का ही पीरियड था, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, डेमोक्रेटस, इस तरह से बहुत सारे और थे। उसमें जो है वो एम्पेडोक्लिस, तो एम्पेडोक्लिस जो था वो एक ग्रीक फिलोसोफर था। उसने कहा कि लीफ, हेयर, फेदर एंड स्केल्स आर सेम थिंग्स, कि पत्ता, बाल और परिंदों के पर और मछलियों के छिलके, स्केल्स उनके बॉडी पे होते हैं, ये एक ही चीज़ है, मतलब एक ही चीज़ से मिलकर बने, इनकी कंपोजिशन सेम है, इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब 500 BC से मुराद आज से तकरीबन 2500 साल पहले इस बंदे ने ये बात बता दी थी एम्पेडोक्लिस ने कि लीफ, हेयर, फेदर एंड स्केल्स सेम चीज़ें। और आज मॉडर्न केमिस्ट्री भी इसी पॉइंट को प्रूव करती है कि तमाम चीज़ें ना कुछ एलिमेंट से मिलकर ही बनती हैं, कंपोजिशन सबकी फिक्स है। भाई 118 एलिमेंट है ना पूरे टेबल में, 118 एलिमेंट्स, ऐसा केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो वही 118 एलिमेंट्स क्या करते हैं? दुनिया की तमाम चीज़ों को बनाते हैं। पानी क्या, क्या नमक, और क्या इंसान, क्या प्रोटीन, क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या 118 एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ बन सकता है? 118 एलिमेंट्स से बना ना जो कुछ भी बना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, इन्हीं सबसे बना। तो मॉडर्न केमिस्ट्री भी इसी पॉइंट को प्रूव करती है कि ये जो एम्पेडोक्लिस ने बताया था 500 BC में, कि पत्ता हो, बाल हो, या फिर जो है वो पर हो, या स्केल्स हो, मछलियों के छिलके हों उनके सरफेस के, दे ऑल आर सेम थिंग्स। मॉडर्न केमिस्ट्री इस चीज़ को प्रूव करती है। बात समझ में आ रही? क्लियर है? कोई मुश्किल बात तो नहीं है, सारे पॉइंट्स ईजी हैं, ठीक है। क्योंकि एज अ साइंस के स्टूडेंट हमें काफ़ी बोरिंग इसलिए लगेगा क्योंकि हमें पता है पहले से, इसमें हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हाँ, एज अ जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो के थ्रू आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, तो उनको फिर ज़्यादा इंटरेस्ट शायद आ रहा होगा कि मैं कोई नई बात कर रहा हूँ, लेकिन साइंस के स्टूडेंट्स के लिए कोई नई बात नहीं है। फिर उन्होंने लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में इसमें बताया है कि कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। अब लकड़ी है, प्लास्टिक है, दीज और नॉन लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनके अंदर लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लिविंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, डिफरेंट और कैपेबिलिटीज़ उनके अंदर होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इसकी केमिस्ट्री टेल्स अस, केमिस्ट्री की डेफिनेशन, चूँकि ये खुद आपको पता है कि टीचर थे फिजिकल केमिस्ट्री के, तो फिजिकल केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, कहते हैं केमिस्ट्री टेल्स अस दैट ऑल थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स व्हिच आर इनडिस्ट्रक्टिबल। कि केमिस्ट्री हमें बताती है, केमिस्ट्री क्या डिफाइन करती है कि तमाम चीज़ें मिलकर बनी है प्राइमरी पार्टिकल से, जिसको क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और एटम्स कैसे होते हैं? इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता, इनडिविजिबल होते हैं। अच्छा, ये बात 100% परफेक्शन के साथ नहीं, खुद ही आगे कहते हैं कि एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। चूँकि हमने पढ़ा तो है ना ये चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर, कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो लवॉइजर ने पेश किया था, दो के मादा ना तो पैदा किया जा सकता है ना तो फना किया जा सकता है, बट इट इज़ एन ओल्ड कॉन्सेप्ट। क्योंकि अब हम मैटर को फना कर सकते हैं। ये आप सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे, न्यूक्लियर फिजिक्स होगा शायद आपका, जिसमें आप लोग न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह पढ़ोगे ना, और न्यूक्लियर फ्यूजन कि जब एटम बम का जब ब्लास्ट होता है ना, एटम बम का जब ब्लास्ट होता है तो उसमें मास जो है ना, मतलब यूरेनियम को जो आपने डाला हुआ है, ब्लास्ट के बाद जो बाकी जो क्रिप्टॉन और बेरियम में जब वो कन्वर्ट होता है ना, तो मास कम हो जाता है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ ग्राम्स कम हो जाता है। अब फिर लोग कहते हैं भाई क्यों कम हो जाता है? ब्लास्ट से पहले मास अलग था, ब्लास्ट के बाद मास खत्म हो गया, तो हुआ क्या? तो हुआ ये कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, जिसको आइंस्टाइन अपने इस फॉर्मूले से बताता था, E = सुना देखा ये फॉर्मूला कभी, mc², कि एनर्जी एंड मास बोथ आर इंटरचेंजेबल।
ये और यही हमारे पास इक्वेशन क्या है, दिस इज द रिजेक्शन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को रिजेक्ट करती है कि मास को फना नहीं किया जा सकता, मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब्स के अंदर, एटॉमिक बॉम्ब्स के अंदर ये मास डिफेक्ट आपको देखने में मिलता है। अब इसकी डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज वो टोटल फिर साइंटिफिक लेक्चर ही हो जाएगा। आई वॉन्ट टू स्टिक टू द लिटरेचर पोर्शन। वी कैन नो द रेशियो ऑफ कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन कोल बाय बर्निंग इट। और हाँ, हर एक चीज़ एलिमेंट से मिलकर बनी है और हम उसकी पूरी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि कोयले के अंदर कितना कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हम कोयले को जलाकर इसको बता सकते हैं। इसको हम कहते हैं कंबस्टन एनालिसिस। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर आपने अगर किया है ना कंबस्टन एनालिसिस, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर 1 में एक न्यूमेरिकल होता था, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। 5 स्टेप होते थे ना, उसमें परसेंटेज निकालो, मोल रेशो निकालो, सिंपलेस्ट मोल रेशो निकालो। ये साइंस के स्टूडेंट को कर लेंगे इसलिए आराम से, कोई मसला नहीं है। तो उसमें करते क्या आते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो उसकी कंबस्टन की जाती थी, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अमाउंट निकलती थी उसके थ्रू हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करके फाइनली निकालते थे मॉलिक्यूलर फार्मूला। पेपर में भी आया था फर्स्ट ईयर के इस साल, ठीक है। तो कहते हैं कि हम जलाकर किस कोयले को या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाकर हम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रेशियोज बता सकते हैं, फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं और हमें पता लग सकता है कि हर चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी है। और कंबस्टन के बारे में एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिसका नाम था लवॉइजियर, उसने बताया था। तो एक फ्रेंच केमिस्ट थे जिनका नाम था एंथोनी लोरेंथ लवॉइजियर, पूरा नाम था इनका। उन्होंने कंबस्टन के बारे में बताया था। लवॉइजियर एक बड़े साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट बॉयल के साथ लवॉइजियर को भी फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। रॉबर्ट बॉयल को तो कहते हैं, साथ में लवॉइजियर को भी कुछ किताबों में लिखा होता है कि इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। लवॉइजियर जिन्होंने डिस्कवर किया था कि 21% पार्ट ऑफ आवर एयर इज ऑक्सीजन गैस, कि हवा के हमारे 21% हिस्सा हमारी हवा का ऑक्सीजन गैस है। तो लवॉइजियर एक फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रांस के में ये पैदा हुए थे। और उस वक्त ना हवा को बस एक एलिमेंट के तौर पे देखा जाता था कि एयर एक एलिमेंट है। तो लवॉइजियर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था नहीं भाई, एयर के अंदर 2 अलग अलग तरह की हवा मौजूद है। इसको वो कहा करते थे एक लिविंग एयर और एक नॉन लिविंग एयर, जानदार हवा और बेजान हवा। जानदार हवा वो हवा है जो चीज़ों को जलाने में मदद देती है, और बेजान हवा भी एक चीज़ है जो कि चीज़ों को जलने में मदद नहीं देती है। बाद में जाकर पता लगा कि उसमें से एक ऑक्सीजन गैस और एक नाइट्रोजन गैस है, लिविंग गैस, चूँकि वही जलाने में मदद देती है। और नाइट्रोजन गैस को क्या कहा जाता था, नॉन लिविंग गैस, जो जलने में मदद नहीं देती है। लेकिन एक बड़ा पोर्शन हमारी हवा में नाइट्रोजन गैस का है, 78% है, पता है सबको। तो लवॉइजियर साहब ने ये बताया था कि जलने के लिए जो गैस में मदद देती है वो ऑक्सीजन गैस है जो जलाती है। तो कंबस्टन की पूरी थ्योरी लवॉइजियर ने पेश की, और एक बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंबस्टन के बारे में डिटेल्स बताई इंसान को। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान अनफॉर्चुनेटली ना ये पैदा हुए थे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हो रहा था ना, इनकलाब फ्रांस 1800 के दौर में, तो उस वक्त ये पैदा हुए थे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन और एक नवाब घराने से इनका ताल्लुक था ना लवॉइजियर का। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में पता है क्या हुआ कि जो, अगर आपने सुना है इनकलाब फ्रांस के बारे में, 1-2 चीज़ें कभी बचपन से आज तक, तो उसमें यह था कि वो जो छोटा आवाम तबका था ना, गरीब तबका था, उसने अमीर तबके के साथ क्या किया था कि वो रेवोल्यूशन एक लेकर आए थे, इनकलाब लेकर आए थे, और उनका बाइकआउट किया था। और एक एक करके अमीरों को मारना शुरू किया था उन्होंने। तो सब 2 लोगों को, मतलब बादशाह उमरा तबका जो था उनको मारा गया, और जो प्रीस्ट वगैरह थे, मजहबी पादरी वगैरह, जो चर्च वगैरह, उन सबको मार दिया उन्होंने, ठीक है, फ्रांस के लोगों ने, जिसको फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो उसी में लवॉइजियर जो थे ना, वो थे तो बड़े साइंसदान, लेकिन वो नवाब फैमिली से थे, अमीर थे। तो उनके लिए भी ऑर्डर ये आया कि इनका गुलेटॉन कर दिया जाए। गुलेटॉन एक टाइप को आपने देखा होगा, एक फ्रेम होता है, टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा, उसमें ऊपर एक ब्लेड लगी होती है ना, एक ब्लेड ऊपर लगी होती है वुड एंड फ्रेम के साथ ना, एक धारदार ब्लेड होती है। तो इंसान का सर जो है ना, वो मतलब इंसान को इस तरह रखा जाता है और ब्लेड को ना छोड़ा जाता है, तो ठक से ब्लेड गिरता है और इंसान का सर कट जाता है और सामने टोकरी में गिर जाता है। कभी ऐसा आपने को देखा ब्लेड टाइप की चीज़, कभी कार्टून्स वगैरह में दिखाते हैं, ऊपर ब्लेड लगी होती है और इंसान को आगे इस तरह से यूँ करके ना, मतलब सर उसका रख देते हैं एक सामने, फिर ऊपर से ब्लेड ऊपर से भारी से नीचे गिरता है, इंसान का सर कट के अलग हो जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की यादगार है, इसको गुलेटॉन कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड गुलेटॉन एरा। तो उसमें क्या था कि बड़े लोगों के गर्दन काटे गए, सर जितने भी चर्च के पादरी थे सबको उठाया, बोला लेकर आओ, क्योंकि उस वक्त चर्च के पादरी गलत किया करते थे। उसके चर्च के पादरी जो थे ना, वो बादशाहों का सपोर्ट किया करते थे, बोलते थे ये बादशाह खुदा का भेजा हुआ नुमाइंदा है, इसकी बात मानो, भले वो तुम्हारे साथ इस्तेहसाल कर रहा है, न तुम्हारे एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, लेकिन तुम उसकी बात मानो। तो लोगों ने कहा इस पादरी को ये पकड़ के मारो, कि ये भी गलत हमें बोला, कि मतलब है ना कि जैसा अल्लामा इकबाल कहते थे ना कि इसी चीज़ के बारे में कि पिराने कलीसा को कलीसा से हटा दो, कि क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहे पर्दे, पिराने कलीसा को कलीसा से हटा दो।
जिस खेत से दहकान को मैसर न हो रोटी, उस खेत के खुशे गंदम को जला दो। तो मतलब उन्होंने यही किया ना कि एक एक करके वो पादरियों को मारा और फिर अमीरों को भी मारा, जिनमें एक लवॉइजर का भी बारी आई कि लवॉइजर को भी मारा जाएगा। एंथोनी लॉरेंस लवॉइजर जो फ्रेंच केमिस्ट थे, तो उनको क्या किया गया कि उनको पहले कोर्ट, उनका कचहरी चली थोड़ी सी। उनकी वाइफ खुद एक वकील थी ना, तो लॉयर थी, तो उन्होंने उनका केस लड़ा कि किसी तरह से ये बच जाए, चूँकि बहुत जीनियस थे उस ज़माने के लवॉइजर। आपने नाम काफ़ी सुना होगा साइंस के अंदर, केमिस्ट्री में इनका। लेकिन आखिरकार फाइनली ये बच नहीं पाए और कोर्ट जज ने हुक्म दे दिया कि इनका भी सर उड़ा दो। तो उनकी वाइफ ने, अहलिया ने कहा, लवॉइजर की वाइफ ने, कि जज साहब इस सर को काटने में तो शायद आपको कुछ सेकंड लगे, कुछ सेकंड भी ना लगे, लेकिन इस जैसा सर दोबारा पैदा होने में सदियाँ बीत जाएंगी, ये सदियाँ लगेंगी दोबारा ऐसा कोई इंसान पैदा हो सकेगा। तो वाकई में वो रियल थी उनकी, जो लवॉइजर एक बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो 300 साल हो गए इनकी वफात को, बट आज भी हम नाम पढ़ते हैं इनका। तो फ्रेंच केमिस्ट लवॉइजर ने कंबस्टन को एक्सप्लेन किया था कि कंबस्टन जलती कैसी है चीज़ें। और इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन, इनका नाम भी आपने अक्सर सुना होगा। तो उन्होंने एटॉमिक थ्योरी जो पेश की थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कंपाउंड्स को कि एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक डाल्टन्स के मेन पॉइंट आपने 9th क्लास में रट्टा मारा होगा, उसमें से एक था कि एलिमेंट्स आर केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड। एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, NaCl H2, इस तरह के जो भी। तो उन्होंने बताया था वो। अच्छा, कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। वैसे तो हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बट केमिस्ट्री रिवाइज हो रहे देखा जाए तो कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसमें जैसे अल्कोहल हो गया, ऑयल, फैट, शुगर, वैक्स, रबर, सेलुलोज, स्टार्च, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं ना भाई। अल्कोहल जैसे कि फर्मेंटेशन बताया था आपको, फलों से हासिल किया जाता है, शराब जिसको कहते हैं। ऑयल और फैट तो जाहिर सी बात है कि प्लांट्स, एनिमल से हासिल होते हैं। शुगर भी गन्ने से हासिल होता है, ऑर्गेनिक है, C12H2211 कार्बोहाइड्रेट है। वैक्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बीज वैक्स आपने देखा, शहद की मक्खी के छत्ते से निकलता है, जब शहद निकाल लिया जाए तो। रबर के भी दरख्त हुआ करता था मलेशिया में, तो रबर भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेलुलोज पत्ते वगैरह में होता है, सेलुलोज घास फूस में, जानवर इसको खाते हैं सेलुलोज को। स्टार्च तो हम लोग खाते हैं, ये रोटी चावल आटा सब, ये सब स्टार्च। तो ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं। और शुरू में ही वाइटल फोर्स थ्योरी भी पता है, वाइटल फोर्स थ्योरी किसे कहते हैं? J.J. बर्ज़िलियस ने पेश की थी वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटलिज्म। चैप्टर 6 में याद किया होगा कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नेवर सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, नॉन लिविंग नहीं बना सकते। मतलब अगर हम इसको लैब में चाहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पैदा नहीं कर सकते। और ये थ्योरी रिजेक्ट किसने की थी? जर्मन साइंटिस्ट, जिसका नाम था जर्मन साइंटिस्ट, मैंने नाम शायद लिखना भूल गया, नाम क्या था उनका? वोहलर, यस, फ्रेडरिच वोहलर। लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है, फ्रेडरिच वोहलर। तो जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिच वोहलर, उन्होंने क्या प्रिपेयर किया था? यूरिया प्रिपेयर किया था अमोनियम साइनाइड को बॉयल करके लैब के अंदर। और वाइटल फोर्स थ्योरी या वाइटलिज्म को रिजेक्ट किया था उन्होंने कहा था कि हम लैब के अंदर भी क्या कर सकते हैं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। यूरिया जैसे कि जो कि वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स में मौजूद होता है ना, यूरिक एसिड वगैरह, वो उन्होंने बना दिया था। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक दो नहीं, फिर बहुत सारे पॉसिबल होते हैं। मैंने बताया था 99% जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होता है दुनिया में? ऑर्गेनिक नेचर के। सिर्फ 1% कंपाउंड इनऑर्गेनिक है। और ये किस वजह से होता है? और हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ज़रूरी है, कार्बन के बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता ना कोई। और कार्बन कैसे इतने सारे कंपाउंड बना लेता है? बिकॉज ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी? कैटेनेशन। कैटेनेशन इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स। ठीक है, कार्बन की लॉन्ग चेन जो चलती है, दिस इज कैटेनेशन। अब ये सब क्यों होती है? केमिस्ट्री का टॉपिक है ये, इसे मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो हमारे लिए कोई मुश्किल चैप्टर तो नहीं है। तो यहाँ तक तो ये बता रहे थे, मतलब चूंकि खुद इनका सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री था, थोड़ा सा केमिस्ट्री की तरफ आकर वो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर आकर कह रहे थे कि हमें बिग थिंग्स को छोड़कर स्मॉल थिंग्स पर आ गया। तो स्मॉल थिंग्स के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। अब एक सवाल ये रेस करते हैं यहाँ पर कि कैन साइंटिस्ट मेक लाइफ? अभी आगे एक और सवाल कि क्या साइंसदान ज़िंदगी बना सकते हैं? मतलब एक अजीब सा सवाल है कि क्या कि साइंटिस्ट हर चीज़ तो बना रहे हैं, इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे हैं, बट फिर भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जो साइंटिस्ट बना नहीं सकते हैं। लाइक सेलुलोज आप लैब में हम नहीं सिंथेसाइज कर सकते हैं सेलुलोज को, चूँकि एक बहुत बड़ा पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर होता है। ये ग्लूकोज के पता नहीं कितने ही बिलियंस ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल्स सेलुलोज के अंदर अटैच होते हैं। ठीक है, इस तरह प्रोटीन को हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते लैब के अंदर, क्योंकि प्रोटीन जो हमारे पास होता है ना, प्रोटीन
उसके अंदर बहुत सारे अमाइनो एसिड उसके साथ पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं। तो लाइफ और प्रोटीन बहुत सारे मिलकर भी लाइफ की फॉर्मेशन करते हैं। तो कैन साइंटिस्ट मेक लाइफ? तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। साइंटिस्ट अब तक कोई लाइफ नहीं बना सकता। और अल्लाह ताला का यही चैलेंज है कुरान पाक के अंदर कि तमाम कुफ्फार की कुव्वतें सब मिल जाएं आपस में, और सब मिलकर आपस में मिलने के बाद एक मक्खी या एक मच्छर तक बनाकर दिखाएं, या एक मक्खी बनाकर दिखाएं, या मच्छर का पर बनाकर दिखाएं। तो ये भी नहीं कर सकते हैं, है ना। अल्लाह ताला ने जिस तरह से बनाया, मिसाल के तौर पर मक्खी है, अब मक्खी नहीं बना सकते। अब आप बोलोगे नहीं सर हमने तो देखा है कि एक मैकेनिकल टाइप की मक्खी बनाई है, आप यूट्यूब पे जाओगे तो एक रोबोट टाइप की मक्खी बनाई भी उन्होंने, लेकिन क्या उसकी एफिशिएंसी वो है जो अल्लाह ताला की बनाई हुई मक्खी जैसी है? तो वो नहीं हो सकती। मतलब अल्लाह ताला जो मक्खी बनाते हैं उसके अंदर इतने छोटे से, आपको पता है मक्खी के जो आँख होते हैं कंपाउंड लेंस उसको कहा जाता है, और मक्खी की एक आँख के अंदर तकरीबन 800 के करीब लेंसेज होते हैं। हाउस फ्लाई के जो लेंसेज हैं ना उसकी आँखों में 800 उस कंपाउंड आइज उनको कहा जाता है। मक्खी की जो आंखें होती हैं, इंसेक्ट की आर्थ्रोपोड्स जो फाइलम होते हैं ना, उनकी आंखें सारी कंपाउंड होती हैं, कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होते हैं, ठीक है। तो 800 से ज़्यादा लेंसेज उसके अंदर होते हैं। मक्खी एक वक्त में 360 डिग्री पे देख सकती है। हम अपने पीछे नहीं देख सकते हैं ना कि पीछे क्या चल रहा है हमारे, लेकिन मक्खी अगर इस तरह बैठ के इधर देख रहे हो ना, पीछे से हाथ लेकर आओ तब भी उड़ जाएगी। होता है ऐसा? वो आगे से तो आगे से समझ में आ रहा है, पीछे से कैसे उड़ गए, क्योंकि मक्खी 360 डिग्री पे देख रही होती है। 360 व्यू जिसको हम कहते हैं वो उसको आ रहा होता है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों को नहीं दिया, बट इस मक्खी के अंदर वो चीज़ डाली। तो यकीनन कुछ चीज़ों बनाने की कोशिश की है उन्होंने, लेकिन उसकी एफिशिएंसी वो नहीं हो सकती जैसे कि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर कैमरे कितने, एक से एक कैमरे बना दिए गए कि 40 मेगापिक्सल 80 मेगापिक्सल, बट हमारी आंखों में जो कैमरा लाने लगाया वो कितने मेगापिक्सल का है? 700 मेगापिक्सल का कैमरा जो है हमारी आंखों में लाने लगा है, और कोई लेंस भी नहीं है, सिर्फ पानी है, एक्वस ह्यूमर बस। और इतनी क्लियरिटी से कोई कैमरा नहीं, आईफोन 13 क्या आईफोन 300 भी नहीं दिखा सकेगा आगे जाकर। सही बात है ना, क्योंकि कुछ चीज़ों पे इंसान बिल्कुल डिफरेंट ही है। हार्ट जो हमारा है, दिल जो खून पंप करता है, और बचपन से लेकर कितने अरसे तक 80 ईयर्स तक, उससे भी आगे तक पंप कर सकता है। और इतना तेज़ ब्लड प्रेशर होता है कि अगर उसका पंप, अगर हम मोटर पंप अगर उसमें पानी भर दिया जाए ना, तो वो पानी को 20 मीटर दूर फेंक दे, इतना प्रेशर जनरेट करता है जो ब्लड, इतना और इतना सा होता है बस दिल। उसका अल्टरनेटिव लेकिन कोई नहीं है। खुदा न खास्ता किसी का दिल कमज़ोर हो जाए तो भले उसमें बैटरी लगा दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, बट उसके अंदर वो बात नहीं रहती है जो अल्लाह ने जो हमें जो दिल दिया ना उसके अंदर बात है। किडनी इतनी सी है, इतनी सी किडनी होती है 2 इंसान के पास, क्या करते हैं वो खून को साफ़ करती है। खुदा न खासा किसी की ख़राब हो जाए दोनों, फिर क्या होता है? डायलिसिस होती है। मशीन देखिए डायलिसिस की कभी, कितनी बड़ी होती है, वो कितना मुश्किल प्रोसेस, इतने से अल्लाह ने ये चीज़ बनाई है किडनी, और इतनी बड़ी जो है वो मशीन, मतलब खबरें कितनी बड़ी मशीन होती है जो वही काम कर रही है, जो इतनी सी किडनी काम कर रही है, और वैसा काम भी नहीं कर रही है। इंसान नहीं चल पाता कि डायलिसिस में लोग 6 महीने जीते हैं, साल जीते हैं, फिर ख़त्म, उसके बाद नहीं जी पाते। तो और भी है, आयरन लंग्स बनाए गए हैं, लंग्स भी बनाया है साइंस ने, आयरन लंग्स इसको कहते हैं, बट वो ऐसा है कि इंसान को बस एक डब्बे के अंदर बंद होकर रहना पड़ता है, डब्बे से बाहर की ज़िंदगी नहीं है। लंग्स ख़राब हो जाए तो लंग्स हैं आर्टिफिशियल, बट आयरन लंग्स उनको कहा जाता है। वो इंसान को डब्बे के अंदर रख देते हैं बस, लेट के बस, फिर वो इंसान ज़िंदगी भर उसी में रहेगा, बाहर निकलेगा तो मर जाएगा। तो साइंस वैसी चीज़ नहीं बना सकती है जैसे हमने चीज़ें, लिम्स भी बनाते हैं, हाथ पाँव भी बनाती है साइंस, लेकिन क्या वो हमारी एफिशिएंसी दे सकता है जो अल्लाह ने यह हाथ हमें दिया? नहीं दे सकता। वो रोबोटिक बायोनिक आर्म्स जिसको हम कहते हैं। तो कैन साइंटिस्ट मेक लाइफ? नॉट पॉसिबल। मतलब साइंस क्यों? क्योंकि साइंस की अपनी लिमिटेशंस हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस ही हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि साइंस को उस तरह नहीं पढ़ते, साइंस से मरूब हो जाते हैं थोड़ी देर में ना, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो साइंटिस्ट कैन नॉट मेक लाइफ, ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल आंसर इसका नो। नॉट येट, क्या हम तो बीइंग अ मुस्लिम हम कहेंगे नेवर एवर। ये साइंटिस्ट कह रहे हैं नॉट येट, अब तक तो नहीं हुआ है। बीइंग अ मुस्लिम हम कहेंगे नेवर एवर, कभी नहीं बना सकते, वरना नहीं तो अल्लाह ताला का चैलेंज है कि नहीं बन सकती ज़िंदगी, ठीक है। कॉस्मोलॉजी ऑफ गैलीलियो डिड मोर देन डिस्प्लेसिंग अर्थ एज सेंटर ऑफ यूनिवर्स। कॉस्मोलॉजी जो है ना, एस्ट्रोनॉमी को ही कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी का दूसरा नाम कॉस्मोलॉजी है। पहले जो एक सब्जेक्ट था, पहले जो सब्जेक्ट था उसको बोला जाता था एस्ट्रोनॉमी, जिसको फल्कियात कहते थे। तो एस्ट्रोनॉमी मतलब तो तारा, स्टार्स की स्टडी किया करते थे एस्ट्रोनॉमी में। लेकिन फिर जब हमने आसमान को देखा तो वैक्यूम के अंदर हमें स्टार्स के अलावा हमें ब्लैक होल्स दिखाई दिए, गैलेक्सीज दिखाई दी, नेब्यूलास दिखाई दिए, बहुत सारी और चीज़ें दिखाई दी ना, पुल्स, क्वासार्स दिखाई दी, न्यूट्रॉन स्टार्स दिखाई दिए।
तो साइंटिस्ट ने बोला नहीं, अब एस्ट्रोनॉमी फील्ड नहीं रखेंगे, नाम चेंज करके उन्होंने कर दिया कॉस्मोलॉजी, जिसमें कॉस्मोस को या यूनिवर्स को स्टडी करते हैं। तो अब एस्ट्रोनॉमी के बजाय अब कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, और एस्ट्रोनॉमर के बजाय अब कॉस्मोलॉजिस्ट की टर्मोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, जो यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, कायनात के बारे में पढ़ते हैं। पहले एस्ट्रोनॉमर कहा जाता था, ये वर्ड तो आपने सुना होगा, अब कॉस्मोलॉजी हो गया। तो गैलीलियो की जो कॉस्मोलॉजी थी, गैलीलियो कौन थे? इटालियन साइंटिस्ट थे, गैलीलियो गैलीली, नाम बहुत सुना होगा आपने। गैलीलियन टेलीस्कोप सुना होगा फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आपने, पहला टेलीस्कोप उन्होंने बनाया था, और जुपिटर के 4 मून उन्होंने देखे थे गैलीलियो, और बड़ा एक मतलब एक इनकलाबी शख्सियत थे ये गैलीलियो। डिड मोर देन डिस्प्लेसिंग अर्थ एज सेंटर ऑफ यूनिवर्स, उन्होंने एक काम तो ये किया था कि सेंटर ऑफ के अर्थ को सेंटर ऑफ यूनिवर्स से हटा दिया था, मतलब हटाने से हमारा कॉन्सेप्ट दिया था उसका। पुराने ज़माने में ना कॉन्सेप्ट ये चला करता था, लाइक जियोसेंट्रिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट चला करता था। जियोसेंट्रिक यूनिवर्स, जियोसेंट्रिक यूनिवर्स का क्या मतलब होता है कि जियो मीन्स होता है अर्थ, अर्थ सेंट्रिक यूनिवर्स, के अर्थ पूरे यूनिवर्स के सेंटर में और तमाम चीज़ें अर्थ के रिबाउंड घूम रही हैं। ये कॉन्सेप्ट था पुराने ज़माने के लोगों का, ग्रीक्स का, उसके बाद क्रिश्चियंस का भी ये कॉन्सेप्ट आया, और क्रिश्चियंस इस पर बड़ा सख्ती से ना इस पर बिलीव करते थे। वो कहते थे, बाइबल के अंदर भी यही लिखा है, इंजील मुकद्दस के अंदर, कि ज़मीन बीच में और तमाम चीज़ें घूम रही हैं, और कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम चूँकि यहाँ आए हैं इस दुनिया में, इसलिए ज़रूरी है कि इस दुनिया को बीच में ही होना चाहिए, सेंटर में, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे। ये उनकी अपनी एक डिलेमा था उनका। तो बाद में गैलीलियो ने बोला कि नहीं, ऐसा है ही नहीं। उन्होंने कॉन्सेप्ट पेश किया हीलियो सेंट्रिक यूनिवर्स का। हीलियो तो मुश्किल वर्ड है आपके लिए, सन सेंट्रिक कर देते हैं, या आसान वर्ड लिख देता हूँ, सन सेंट्रिक यूनिवर्स। सन सेंट्रिक यूनिवर्स का मतलब क्या कि सूरज बीच में है, बाकी सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड घूम रहे हैं। अब जब उन्होंने ऐसा किया तो मतलब कि अर्थ को उन्होंने हटा दिया सेंटर से, तो अब क्रिश्चियंस बहुत खफा हो गए उनसे कि भाई तुमने ये क्या कर दिया, मतलब कि ये तुम मतलब तुमने सेंटर से ही हटा दिया अर्थ को, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी शो किया कि अर्थ घूम रही है सूरज के गिर और सूरज रुका हुआ है। तो सज़ा के तौर पर, पनिशमेंट के तौर पर गैलीलियो गैलीली को क्या किया गया, उनको एक पीसा टावर है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, उस पर कैद कर दिया गया, मतलब कैद खाने में डाल दिया गया एक लंबे अरसे तक। तो कैद खाने में डाला गया। फिर बाद में एक शख्स आया उनके पास जो रोमन कैथोलिक चर्च का बड़ा था, उसने कहा कि भाई तुम मान लो, तुम बड़े ज़हीन इंसान हो, तुम जेल में क्यों बंद हो, तुम मान लो कि ज़मीन रुकी हुई है तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो गैलीलियो ने उस वक्त बड़ा एक मशहूर जुमला कहा था, एंड येट इट मूव्स। मतलब पूरा जुमला ये है कि उर्दू में मैं आपको बता देता हूँ कि उसने कहा था कि मेरे मानने से क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ बज़ाहिर कि ज़मीन रुकी हुई है, लेकिन ज़मीन तो घूमती है, तो वो तो घूमती रहेगी, मेरे मान लेने से क्या होता है। अगर मैं बोल दूँ रुकी हुई है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, येट इट मूव्स, वो तो घूमती रहेगी। तो ये उसका जुमला था कि अर्थ रोटेशन में है सन के अराउंड में, उसको मैं कैसे मान लूँ। तो ये गैलीलियो की कॉस्मोलॉजी थे, दुनिया को हिलाया दिया था इसने, इस कॉन्सेप्ट है कि अर्थ मूव कर रही है सन के अराउंड, जबकि अर्थ नहीं मूव कर रहा। तो इसने इससे ज़्यादा किया था, सिर्फ यही बात नहीं थी कि अर्थ को डिस्प्लेस कर दिया था। मैन बिकेम इनसिग्निफिकेंट इनहेबिटेंट ऑफ अनइम्पॉर्टेंट प्लैनेट। इंसान एक इनसिग्निफिकेंट इनहेबिटेंट बन गया था, इनसिग्निफिकेंट गैर अहम इनहेबिटेंट, एक बाशिंदा बन गया था अनइम्पॉर्टेंट प्लैनेट, गैर अहम से प्लैनेट का। बट इंसान जो पहले बहुत ज़्यादा घमंड करता था, गरूर करता था, तकब्बुर करता था कि हम बिल्कुल दुनिया के सेंटर में हैं और बस हम ही हम हैं और हम राजा हैं इस पूरे कायनात के, तो वो उसकी जो है ना स्टैंस ख़त्म हो गई थी। अब वो इनसिग्निफिकेंट इनहेबिटेंट बन गया था एक अनइम्पॉर्टेंट से प्लैनेट का। बाद में जो है ना वॉयेजर 1 जो मैं आपको बता रहा था, तस्वीर ले रहा था, डिफरेंट पिक्चर ले रहा था, जब ये सैटर्न के आगे से गुजरा ना, सैटर्न पार करके जब आगे गया, सैटर्न तक गया ना, तो एक अमेरिका के एक मशहूर एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था कार्ल सेगान। अगर आपने नाम सुना हो, शायद ये नहीं सुना हो, उन्होंने कॉस्मोस के नाम से डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी। कार्ल सेगान ने, एस्ट्रोनॉमर थे। तो कार्ल सेगान ने एक रिक्वेस्ट की नासा को कि आप ज़मीन की तरफ कैमरा घुमा दें वॉयेजर का, मतलब कनेक्ट, तो कंट्रोल तो वहीं से हो रहा था अर्थ से, कि ज़मीन की तरफ से आप कैमरा घुमा के ज़मीन की एक पिक्चर ले लें। तो सैटर्न के पास से ज़मीन की एक पिक्चर ली गई ना, वो उस हल्का सा एक डॉट दिखाई दे रहा था, उसमें एक छोटा सा एक डॉट दिखाई दे रहा था, छोटा सा एक डॉट था, एक बिल्कुल इतना सा डॉट बिल्कुल था। उसको कार्ल सेगन ने कहा पेल, और ब्लू कलर का था, चूँकि ओशियंस की वजह से ब्लू कलर आता है, पेल ब्लू डॉट का नाम दिया उसको, हल्का पीला डॉट, पेल ब्लू डॉट। और ये पेल ब्लू डॉट हमें बता, फिर कार्ल सेगन ने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इस पूरी किताब लिखी पेल ब्लू डॉट पर, कि ये हमारी औकात है हम इंसानों की, हम जो इतने घमंड में जीते हैं, अकड़ कर ज़मीन पे चलते हैं कि हम दुनिया के बादशाह हैं और खून बहाते हैं अपने सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए, जबकि हमारी हकीकत इस कायनात में एक डॉट से बड़ी नहीं है। देखिए ना वो तस्वीर जब खींची तो एक डॉट दिखाई दी अर्थ पे, सैटर्न से अगर अर्थ को देखेंगे तो डॉट दिखता है, उससे आगे जाएगा तो गायब हो जाएगा अर्थ।
और हम क्या कहते हैं कि नहीं हमारी बहुत सुप्रीम पोजीशन है दुनिया के अंदर। तो ये एक एस्ट्रोनॉमी एक बड़ा हम्बल एक्सपीरियंस देती है इंसान को, आजिज़ी इनके सारी सिखाती है कि हम बहुत ज़्यादा कोई तोप चीज़ नहीं है दुनिया के अंदर जैसे कि हम अपने आप को समझते हैं। तो इनकी कॉस्मोलॉजी से क्या हो गया कि इंसान एक इनसिग्निफिकेंट इनहेबिटेंट बन गया एक अनइम्पॉर्टेंट से प्लैनेट का, कि एक गैर अहम सा एक प्लैनेट है अर्थ, उसके हम एक इनसिग्निफिकेंट से इनहेबिटेंट्स हैं। लेकिन खुशकिस्मती से लाइफ सिर्फ यहीं पर है, तो इसलिए हमें इसी लाइफ को जीना चाहिए, उस लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके। साइंस हैज़ इट्स लिमिटेशन, साइंस की भी अपने लिमिटेशंस हैं, एक हदें हैं ना, बाउंड्रीज हैं। साइंस बाउंड्रीज के साथ है, विदाउट बाउंड्री नहीं है। लाइक जैसे इंसान पैदा हुआ उसके बाद से बायोलॉजी स्टार्ट हो गई, इंसान जी रहा है, आगे बढ़ रहा है, सिर्फ डिफरेंट सिस्टम काम कर रहा है, इंसान मर गया, उसके दिल रुक गया। जब डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया ना ही इज़ डेथ, अब डॉक्टर का काम ख़त्म और अब बायोलॉजी का काम भी ख़त्म यहीं से। जब इंसान के दिल रुक गया, इंसान मर गया, अब बायोलॉजी इसके बाद कुछ नहीं बताती कि अब क्या हुआ उसके बाद। अब वो इंसान जो चलता फिरता था कुछ देर पहले कहाँ चला गया, वो जो सोच रहा था, जो घूम रहा था, फिर रहा था, उसके सांस बंद हो गया, वो कहाँ गया, साइंस नहीं बताती। बायोलॉजी की किताब फुल स्टॉप हो जाती है इसके आगे से। आप पूछें कि क्या हो गया मरने के बाद, बायोलॉजिस्ट बताए कोई नहीं बताएगा। हाँ वो बॉडी डिकम्पोज हो गई, लेकिन रूह का क्या हुआ उसके, जो जीता जागता इंसान था, बॉडी तो डिकम्पोज हो गई, रूह कहाँ गई, या जो उसकी जो सोच थी, जो आइडेंटिटी थी, जो पर्सनैलिटी थी, वो कहाँ गई। तो ये साइंस की बाउंड्री है, जहाँ से साइंस की बाउंड्री ख़त्म होती है वहीं से रिलीजन या मज़हब शुरू हो जाता है। फिर कुरान पाक हमें बताएगा ना, इस्लाम हमें बताएगा कि अब मरने के बाद उस बंदे के साथ क्या हुआ, हमने वहीं पढ़ा ना कुरान इस्लामी किताबों के अंदर। तो साइंस की लिमिटेशन है, एक ख़ास हद तक जाएगी, उसके बाद वो रुक जाएगी। जिन्नात का कॉन्सेप्ट साइंस एक्सप्लेन नहीं करता, कुरान पाक सूरह जिन पूरा उस पर नाजिल करता है कि जिन्नात हैं, और हमारा अकीदा भी है कि जिन्नात हैं, हदीसें हैं कुरान पाक की पूरे सूरह उसके ऊपर है। लेकिन साइंस साबित करता है क्या अभी आपने जिन्नात के रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, क्या जिन्नात का डाइजेस्टिव सिस्टम कभी आपने पढ़ा है, कि जिन्नात का नर्वस सिस्टम पढ़ा है, कि CNS कैसा होता है, उनका सेल कौन से होते हैं जिन्नात के अंदर, जिन के अंदर, कभी पढ़ा है आज तक? इंसानों को तो बहुत पढ़ा है, जानवरों को भी पढ़ा है, वायरस और बैक्टीरिया तक का पढ़ा है, क्या जिन्नात का पढ़ा है? नहीं, चूँकि साइंस की लिमिटेशन है, साइंस हर चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकती है। साइंस उन्हीं चीज़ों को के बारे में डील करती है जो ऑब्जर्वेबल है, जिनका मुशाहिदा किया जा सकता है, और जिनका मुशाहिदा नहीं हो सकता साइंस उनके बारे में कुछ नहीं बताती। जन्नत तक कहाँ है, दोज़ख कहाँ है, साइंस नहीं बताएगी आपको उसके बारे में, ठीक है। कैलकुलेटर्स आर फॉल्सली कॉल्ड मैकेनिकल ब्रेन्स, कहते हैं इंसान आज के दौर में बहुत मरूफ हो जाता है साइंस से। ये खुद एक साइंटिस्ट कह रहे हैं कि आज के दौर में इंसान साइंस, जो 21वीं सदी है, जदीद दौर है, इस दौर में साइंस से इंसान काफ़ी मरूफ हो गया है। दे कॉल द कैलकुलेटर्स एज फॉल्सली के मैकेनिकल ब्रेन्स, जो कैलकुलेटर आपके पास है आप उसको मैकेनिकल ब्रेन्स कहते हैं कि ये असल में एक मैकेनिकल दिमाग है, जबकि इसको मैकेनिकल ब्रेन कहना गलत है। चूँकि हमारे तो कि हम क्या समझते हैं कि कैलकुलेटर हमसे ज़्यादा तेज़ काम करता है, बिकॉज हम जो कैलकुलेशन नहीं कर पाते वो 1 सेकंड के अंदर कर देता है। तो ये तो दिमाग की तरह है, नहीं ऐसा नहीं है। इंसान के पास सोचने की बहुत ज़्यादा ताकत है। इंसान का जो दिमाग है ना, इंसान का दिमाग जैसे आपने मेमोरी कार्ड होता है ना आपके उसमें लगा हुआ, लाइक मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड है, कोई स्टोरेज है ना उसकी इंटरनल 64 GB 128 GB कितने भी होंगे, 32 GB कुछ तो होगा। इंसानों के अंदर पता कितना लाते हैं डाटा स्टोर करने की स्लाइड डाली है इंसानों के अंदर 8000 टेराबाइट, 8000 टेराबाइट तक डाटा इंसान अपने दिमाग में सेव कर सकता है। 8000 टेराबाइट की तो हार्ड डिस्क भी दुनिया में आपको कभी नहीं मिलेगी, इतना एक इंसान का दिमाग स्टोर कर सकता है। ये अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर क्वालिटी डाली, इतनी स्टोरेज इंसान की है। आपको अब तो मरूब हो जाता नहीं यार USB में ज़्यादा है सर, उसको तो पूरा नोट्स याद रहता है, हम तो भूल जाते हैं। हमें तो एक चैप्टर याद होता है भूल जाते हैं अगले दिन, USB को तो पूरा याद रहता है, 100 चैप्टर भी याद रहता है उसको। तो मोबाइल फ़ोन को मेरे जब मैं खोलता हूँ मुझे बिल्कुल सही दिखाता है। तो हम उससे मरूब हो जाते हैं कि वो मैकेनिकल ब्रेन्स है, लेकिन उनके अंदर लॉजिकल मेकिंग पावर्स नहीं है, लॉजिकल पावर नहीं है। हमने कैलकुलेटर को एक फंक्शन दे दिया, गलती से कुछ और दबा दिया हमने, अब वो नहीं समझेगा कि हम क्या कर रहे हैं। इंसान के अंदर लॉजिक्स है, जैसे यहाँ पर बताया गया ना कि रोबोट्स कैन नेवर बी इक्वल टू ह्यूमन बींग्स। रोबोट इंसान के बराबर नहीं हो सकता। रोबोट्स की भी ज़िंदगी है, रोबोट्स से डिफरेंट वर्क कर रहे होते हैं, बट रोबोट्स और इंसान बराबर नहीं हो सकते। कहा जाता है रोबोट जो है वो एग को भी इंसान के अंदर ना अल्लाह ने इसको सिस्टम एक तरह से बनाया कि एग है, अब रोबोट्स ना वो अंडा हैंडल नहीं कर सकते। अब तक ऐसा कोई रोबोट बना नहीं जो कि एग को हैंडल कर सके, इतने प्रेशर से पकड़ सके कि वो गिरे भी ना और टूटे भी ना। एग को हैंडल करना आसान बात नहीं है, चूँकि रोबोट कभी इतने तेज़ी से हैंडल कर लेता है कि वो टूट जाता है, और कभी इतना हल्का हैंडल करता है कि वो गिर जाता है। इंसान है लेकिन उसको ईजिली हैंडल कर लेता है।
तो रोबोट्स के अंदर भी बहुत सारी जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो उसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आपने उसको एक सिस्टम दे दिया ना, टास्क दे दिया, रोबोट वही करेगा, अपने लॉजिक्स नहीं है उसके पास है। मिसाल के तौर पर उसको आपने रोबोट को टास्क दिया है कि भाई यहाँ पर इस जगह पर खड़े हो जाना है और जो शख्स आ रहा है उसको सलाम करते हुए जाना है, जो शख्स है उसको हेलो हेलो बोलते हुए चले जाए, रोबोट का ये काम है। अब अगर उसके सामने कोई एक्सीडेंट होगा, कोई बंदा मरने में, अब रोबोट जाकर उसको उठाएगा नहीं, उसको प्रोग्राम किसके लिए करेगा, हेलो करने के लिए, वो वहाँ पर हेलो ही करता रहेगा। वो इंसान ऐसा नहीं है, इंसान लॉजिक्स पे चलता है, इस वक्त क्या काम ज़रूरी है, इस वक्त क्या काम छोड़ना है, क्या काम करना है, और यही लॉजिकल पावर इंसान को रोबोट से मुमताज़ करती है। तभी इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। तो रोबोट्स हो गए, कैलकुलेटर्स हो गए, ये कभी भी अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक़ात जो नेचुरल चीज़ें हैं ना, उनके साथ कभी भी मेल नहीं खा सकती, बहुत डिफरेंस रहेगा इनमें हमेशा। तो ये देखो, तो लाइफ, तो ये हमने जो चैप्टर डिस्कस किया लाइफ इन द यूनिवर्स, बात समझ में सारे पॉइंट समझ में क्या क्या बताए। तो लाइफ इन द यूनिवर्स हमें यही चीज़ बताती है अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ साइंस, लिमिटेशंस ऑफ साइंटिस्ट एज वेल, कि कुछ चीज़ें नेचर ने बनाई हैं लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, जिनको समझना इतना आसान नहीं है, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है और उसको बनाना भी इतना आसान नहीं है, ये सिर्फ नेचुरल लॉज के थ्रू बन सकते हैं। क्लियर है एवरीथिंग?